गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेज में। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर है क्लास 9th का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों होती है, कि मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो क्यों करना चाह रही हैं, वो क्या कारण है, वो सारे क्वेश्चन जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंक्लूड नहीं है, मतलब आपका वो रिमूव कर दिया है, 30% सिलेबस जो किया था उसमें से रिमूव कर दिया है। तो हम जो आपका चैप्टर है स्टार्ट करते हैं अ सिंपल डेफिनेशन, और सिंपल डेफिनेशन में आप स्टार्ट करेंगे द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे। और उसमें आपका जो स्टार्ट होता है सिंपल डेफिनेशन का जो पैराग्राफ है उससे स्टार्ट करते हैं, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच, जिसमें द रूलर्स, की जो रूलर्स है, जो रूल करेगा, आर इलेक्टेड, वो चुने जाते हैं किसके द्वारा? बाय द पीपल। ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी? डेमोक्रेसी की। अब्राहम लिंकन ने एक इससे भी इजी डेफिनेशन दी है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच the democracy is a form of government in the government of the people, for the people, by the people। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो लेकिन आपका यहाँ से सिंपल डेफिनेशन से आपका चैप्टर वो स्टार्ट होता है, तो इसी डेफिनेशन को हम ब्रॉडली क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, कंसिडर करेंगे कि क्या क्या है इसमें मेन जो शब्द है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेन शब्द आया है रूलर्स, क्लियर। दूसरा आया है इलेक्टेड, फिर आया पीपल, और नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपको पता है कि गवर्नमेंट की फॉर्म से आप मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी होगी, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये मेन इस डेफिनेशन में ये चार शब्द निकल करके आए हैं जो इस डेफिनेशन को हम ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं रूलर्स, मतलब हु आर द रूलर्स। यहाँ पे रूलर्स कौन है? ये रूलर्स कौन है डेमोक्रेसी में? इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है एंड व्हाट काइंड ऑफ रूलर्स कौन है, और ये रूलर्स को जो है किस प्रकार से इलेक्ट किए जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और इलेक्शंस, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस इज कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेसी, मतलब किस प्रकार के इलेक्शंस को आप कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के इलेक्शन है, किस प्रकार के इलेक्शंस होने चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे इलेक्शन किस प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें इस डेफिनेशन में बताई गई है। ठीक है, वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट द पीपल, मतलब लोग कौन है इसमें, किसके द्वारा, कौन से लोग इलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं? हु आर द पीपल, कि लोग कौन है जो इलेक्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। यहाँ पे मतलब रूलर्स को कौन से लोग इलेक्ट करेंगे, ये पीपल कौन है, कौन लोग हैं जो इलेक्ट करेंगे किसको? रूलर्स को। ठीक है, फिर आता है हु कैन इलेक्टेड एज ए रूलर्स, और कौन जो लोग हैं जो रूलर्स की बात कर रहे हैं, ये लोग कौन है जो इलेक्टेड होकर के आएंगे डेमोक्रेसी में। ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन अभी हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज डेमोक्रेसी, किस प्रकार की जो सरकार उसको आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। ये क्वेश्चन आता है कैन इलेक्टेड रूलर कैन डू वट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी, क्या जो इलेक्टेड रूलर्स हैं, ये आपने इलेक्ट कर दिए, क्या जो वो चाहते हैं डेमोक्रेसी वो अपनी अपनी इच्छा से वो कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक इसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, पूरा का पूरा इस डेफिनेशन के ऊपर चैप्टर बेस्ड है, वो देखेंगे। फिर अलग से टॉपिक आया व्हाई डेमोक्रेसी, की वो जरूरी क्यों है, तो ये देखते हैं। तो हमने चार चीजें देखी, यहाँ पे रूलर्स कौन है, हु आर द रूलर्स, फिर देखिए इलेक्शंस, किस प्रकार के इलेक्शंस को आप डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहेंगे, या डेमोक्रेसी में किस तरह के इलेक्शंस होने चाहिए जिससे आप कह सके ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। पीपल कौन है, हु आर द पीपल, और हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, ये रूलर्स को कौन इलेक्ट करते हैं, और हु कैन इलेक्टेड एज ए रूलर्स, और कौन लोग जो है वो रूलर्स के रूप में इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार की गवर्नमेंट है, और क्या जो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, या उनके ऊपर कुछ लिमिट्स भी लगती हैं।
तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे किसका, एग्जाम्पल हम पाकिस्तान का लेके चलेंगे, वो जो कि पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री था और वहां पे इलेक्शंस भी हेड हुए हैं, फिर भी उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। ये सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे। रूलर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ में आप क्या पढ़ेंगे, रूलर्स की, उसके बाद इलेक्शंस को और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि जो इलेक्टेड लीडर्स उनके द्वारा जो मुख्य निर्णय लिए गए वो कौन कौन से, देखते हैं। अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ, ठीक है, एक डिक्टेटर कौन था, मिलिट्री कूप की सहायता, ये मिलिट्री जनरल था। परवेज मुशर्रफ कौन था, ये जनरल था, मिलिट्री जनरल था। अब मिलिट्री कूप की सहायता इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1999 में, 1999 में जो वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसकी जगह क्या बना दिया, अपने आप को उसको ओवरथ्रू कर दिया। अक्टूबर 1999 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसकी सहायता से, मिलिट्री कूप की सहायता से उसको ओवरथ्रू किया, और ओवरथ्रू कर दिया और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और देश का अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। और लेटर बाद में उन्होंने इस चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम बदल करके मतलब अपने आप को क्या घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट। क्लियर, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए अभी, इन्होंने ओवरथ्रू किया किसकी सहायता से, मिलिट्री कूप की सहायता से अक्टूबर 1999 में, और अपने आप को प्रेसिडेंट वहां का बना देता पाकिस्तान का। क्लियर, फिर बात करते हैं इन 2002 हैड अ रेफरेंडम, और 2002 में अब इन्होंने क्या किया, 2002 में एक रेफरेंडम इन्होंने पास किया, इशू किया। वो रेफरेंडम क्या होता है कि लोगों से हामी भरवाना, हाँ या ना में जवाब मांगना कि ये है या नहीं है, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट रहूं या ना रहूं। तो हामी में उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम जारी किया, और रेफरेंडम में क्या हुआ, रेफरेंडम ने इसके जो कार्यकाल था, टर्म था, उसको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। 5 साल इसका जो कार्यकाल था वो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। क्लियर, अब बढ़ गया तो वहां के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, कौन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थे, मीडिया थे, जो एक्टिविटीज थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे, अपोजिशन पार्टी वाले थे, पार्टी तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस डिसीजन का, रेफरेंडम का क्या किया कि ये मल प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, मतलब इसमें आपने फ्रॉड और मल प्रैक्टिस जो है वो पास के गलत तरीके से आपने अपना एक्सटेंशन किया है, अपोज किया। तो अपोज किया तो अब क्या किया, क्योंकि पावर थी किसके पास, परवेज मुशर्रफ के पास, तो उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इश्यू कर दिया, कब, 2002 में। अब लीगल ऑर्डर फ्रेमवर्क 2002 में इन्होंने इश्यू किया। अब इस इश्यू में क्या हुआ, आप पता है मेरे पास पावर है, मैं प्रेसिडेंट बनाऊं हूं, और किसकी सहायता से, मिलिट्री कूप की सहायता से, ठीक है। अब जब अपोज किया तो उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इश्यू किया, और उसमें क्या हुआ, उन्होंने जो अपनी पावर थी, प्रेसिडेंट की जो पावर थी वो और एक्सटेंड कर ली और बढ़ा ली। अब उसमें क्या किया, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब जो प्रेसिडेंट है उसको क्या पावर मिल गई इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत, कि जो प्रेसिडेंट है वो चाहे नेशनल असेंबली हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो, उसको क्या कर सकता था, प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता था। क्लियर, अब क्या हो गया, पावर किसकी बढ़ी, बढ़ गई ना, ठीक है। अब बात हुई नेक्स्ट क्या था, सिविलियन जो कैबिनेट थी, मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो आते थे प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए नेशनल असेंबली में, ठीक है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते थे उसको सुपरवाइज कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। वो किसके नियंत्रण में काम करेंगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नियंत्रण में काम करेंगी। मतलब लोगों ने जिन लोगों को इलेक्ट करके भेजा था उसके ऊपर जो नियंत्रण रहेगा, सुपरवाइज करेगा, निगरानी करेगा, कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौन थे इसमें मिलिट्री जो लीडर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, इसमें कौन थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, और ये मिलिट्री ऑफिसर्स किसके नियंत्रण में काम करते थे, परवेज मुशर्रफ के नियंत्रण में काम करते थे। मतलब डायरेक्ट कंट्रोल, अब लोग इलेक्ट तो कर रहे हैं अपने लीडर्स को, ठीक है, लेकिन ये इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसके नियंत्रण में, ये मिलिट्री ऑफिसर्स के नियंत्रण में, दैट इज परवेज मुशर्रफ। क्लियर, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फीचर निकल के आता है कि वहां पे इलेक्शन भी रेगुलरली हेल्ड हो रहे थे। क्लियर, कहां, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, लोग अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी भेज रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ्रीडम, उनके पास डिसीजन मेकिंग, मतलब वो डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे। डिसीजन कौन ले रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी
काउंसिल जो कि लोगों के द्वारा चुने हुए जो कैबिनेट आती थी उनको नियंत्रित कौन कर रहा था, मिलिट्री ऑफिसर्स कर रहे थे। और ये मिलिट्री ऑफिसर्स किसके नियंत्रण में काम करते थे, परवेज मुशर्रफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या ये इसको आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, नहीं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर जो मेन फीचर है, वो पहला जो फीचर है वो निकल के आता है, इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि यहाँ पे अगर आपने जो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और अंतिम जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, लोगों के द्वारा चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होने चाहिए। क्या पाकिस्तान में ऐसा था, नहीं था। कि लोगों के सिविलियन कैबिनेट तो आपने भेज दिए, लेकिन वो नियंत्रण में किसके दिए, खुद डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन कौन लेता था, मिलिट्री ऑफिसर्स लेते थे। दैट इज वाई वी कैन नॉट से दैट इन रियल सेंस पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर। आई होप आपको पहला जो था क्या, रूलर्स का, कि रूलर्स में आपने क्या देखा कि आपने एग्जांपल पाकिस्तान का लेकर के आपने देखा कि जो फाइनल डिसीजन पावर है, मेकिंग पावर है, वो किसके पास होना चाहिए, इलेक्टेड बाय द पीपल। किसके पास, कि लोगों के द्वारा जो चुन के लोगों ने जो भेजा है उसके पास वास्तविक पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, जो कि पाकिस्तान में हमें देखने को नहीं मिला। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इलेक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद द पीपल कौन है वो सारे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।